हेलो दोस्तों, ड्रीम भारत के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम पुनः उपस्थित हैं आप लोगों के सामने और वही श्रृंखला आज कंटिन्यू करेंगे। चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रांतीय राज, तो प्रांतीय राज को आज हम लोग कवर करेंगे और सल्तनतकालीन प्रांतीय राज की हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने काफ़ी चीज़ों को कवर कर लिया। जैसे हमने अगर देखिए बात करें प्रांतीय राज्यों की, तो दक्षिण भारत में हमने विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को पूरा डिटेल से कवर किया है। फिर उत्तर भारत में देखेंगे तो हमने कश्मीर को कवर किया है, हमने गुजरात को आज हम लोग कवर करेंगे और जौनपुर को भी हम लोग कवर किए हैं। तो आज की जो श्रृंखला है, आज का जो टॉपिक है वो है सल्तनतकालीन प्रांतीय राज्यों में गुजरात की चर्चा हम लोग करेंगे और पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्योंकि दोस्तों, गुजरात जो है भारत का एक ऐसा प्रांत है, अगर आप देखेंगे तो गुजरात अभी हम लोग मैप में देखेंगे पूरा डिटेल से, यह पश्चिमोत्तर भारत का एक ऐसा राज्य रहा है जो अपनी समृद्धि के कारण, यानी कि ये एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो बहुत समृद्ध रहा है और हमेशा अपनी समृद्धि के कारण इसे जो है बाह्य आक्रांताओं का आक्रमण जो है झेलना पड़ा। यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो लगभग 1025-26 में तुर्कों का आक्रमण, चूँकि तुर्कों की नज़र हमेशा जो है भारत पे यानी गुजरात प्रांत पे हमेशा लगी रहती थी और यही वजह है कि महमूद गजनवी के द्वारा 1025-26 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया जाता है और सोमनाथ मंदिर को बहुत बुरी तरह से जो है ध्वस्त किया जाता है और उसको जो है तोड़ के लूट लिया जाता है। वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में जो है धन को लूटा जाता है। और उसी समय देखेंगे फिर आगे चल कर के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी गुजरात पर आक्रमण किया जाता है और बात इस समय की जो है वह 1297 की है। 1297 अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात पर जब आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की जो नीतियाँ थी वो साम्राज्यवादी नीति थी, तो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के संदर्भ में वह गुजरात पर आक्रमण करता है और उसके सेनापति जो रहते हैं उसके अपने सेनापति के नेतृत्व में, यानी कि अपने सेना के नेतृत्व में ही वह जो है गुजरात पर आक्रमण करता है, जिसका नाम रहता है नुसरत खां के जो है नेतृत्व में वो गुजरात पर आक्रमण करता है और सफल भी होता है। और इसमें गुजरात पे जो शासन रहता है वो बघेल वंश का शासन रहता है। गुजरात पे किसका शासन रहता है? तो गुजरात पे बघेल वंश का शासन रहता है और अंतिम बघेल वंश का जो शासक रहता है वह रायकर्ण था। रायकर्ण को पराजित करते हैं और फलस्वरूप जो है गुजरात को सल्तनत कालीन में मिला लिया जाता है, यानी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। लेकिन आगे चल कर के दिल्ली फिर से स्वतंत्र होता है, यानी कि जब तैमूर का आक्रमण होता है, तैमूर लंग का आक्रमण जब होता है, तो चूँकि गुजरात जब तैमूर का आक्रमण होता है तो तैमूर के आक्रमण के दौरान, यानी कि 1498 के दौरान जब उस पर आक्रमण करता है तैमूर लंग, 1398 में जब तैमूर लंग का आक्रमण होता है तो वहाँ पे चूँकि अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं और उस अव्यवस्था का लाभ उठा करके, चूँकि इस समय जो टाइम पीरियड चल रहा था वो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश चल रहा था। अब ये बात जो है वह 1391 की है। ये बात कब की है? 1391 की है। और 1391 में गुजरात का जो गवर्नर रहता है वह जफ़र खां रहता है। वो कौन रहता है? जफ़र खां रहता है। और जफ़र खां जो है आगे चल कर के उसी अव्यवस्था का लाभ उठा करके और अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है और मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करके गुजरात में स्वतंत्र गुजरात की स्थापना करता है। और इस तरह से गुजरात राज्य जो है अपने आप को स्वतंत्र रूप से सत्ता स्थापित कर लेता है और पहला स्वतंत्र गुजरात का जो शासक बनता है प्रांतीय राज्य में सल्तनत कालीन में, वह मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करके यहाँ पे स्थापना करता है। तो आइए हम लोग पूरा डिटेल से कवर करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है प्रांतीय राज्य गुजरात, सल्तनत कालीन प्रांतीय राज्य गुजरात, सल्तनत कालीन प्रांतीय राज्य गुजरात, सल्तनत कालीन प्रांतीय राज्य गुजरात। एक्चुअली में गुजरात, पहले मैप में हम लोग देख लेते हैं गुजरात का लोकेशन कहाँ है। आप देख पा रहे होंगे
ये भारत का मैप है, भारत का मैप है। और यहाँ पे देखेंगे तो पश्चिम में, यानी कि ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला जो बेल्ट है पश्चिम भारत में, यानी कि यही है गुजरात। गुजरात, अगर गुजरात के उत्तर पश्चिम में देखेंगे, गुजरात के उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम में, गुजरात के उत्तर पश्चिम में ये जो क्षेत्र है ये सिंध का क्षेत्र है, यानी कि यह उत्तर पश्चिम में सिंध से सीमा लगाता है। और अगर उत्तर में देखेंगे, उत्तर में देखेंगे गुजरात के, तो इधर राजपूताना है, राजपूताना, इधर राजपूताना है। और इसके पूर्व में देखेंगे, पूर्व में, तो इसके पूर्व में इधर मालवा है, मालवा है। और इधर इसके दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में यहाँ पे खानदेश है। दक्षिण में कौन सा देश है? दक्षिण में खानदेश है। यानी कि उत्तर पश्चिम में गुजरात के सिंध है, और उत्तर में देखेंगे तो राजपूताना से यह सीमा लगा रहा है, और पूर्व में देखेंगे तो यह मालवा से भी सीमा लगा रहा है, और दक्षिण में देखेंगे तो यह खानदेश से सीमा लगा रहा है। यानी कि यह गुजरात जो है इस समय इन सभी प्रांतों से जो है यह सीमा लगाता है। ये गुजरात की स्थिति हो गई, यह गुजरात की स्थिति हो गई। और अब चूँकि गुजरात की बात कर रहे हैं हम लोग, तो गुजरात पश्चिम भारत का एक समृद्ध प्रांत रहा है। और जो अपनी वैभव के कारण हमेशा बाह्य आक्रांताओं का शिकार हुआ। यानी कि तुर्कों की या अरबों की हमेशा इस पे, तुर्कों या अरबों की हमेशा इस पे नज़र गड़ी रहती थी। यही वजह है कि 1025-26 ईस्वी में महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, और महमूद गजनवी के आक्रमण के दौरान इसे लूटा गया। सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। और न केवल लूटा गया बल्कि इसे पूरी तरह से एकदम ध्वस्त कर दिया गया। इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और इस समय गुजरात पर चालुक्य वंश का शासन था। गुजरात पर इस समय किसका शासन था? तो चालुक्य वंश का शासन था। चालुक्य वंश का शासन था। और यहाँ का शासक जो था वह भीमदेव प्रथम था। आगे चल कर के
जब चूँकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है तो सल्तनत कालीन में जब खिलजी वंश चल रहा था, सल्तनत काल में जब खिलजी वंश चल रहा था, सल्तनत काल में जब खिलजी वंश चल रहा था, खिलजी वंश चल रहा था 1297 में अलाउद्दीन खिलजी 1297 अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण करता है। अपने सेनापति उशरत खां और नुसरत खां के नेतृत्व में, उशरत खां और नुसरत खां के नेतृत्व में, नुसरत खां के नेतृत्व में और इस समय गुजरात पे जो शासन है, गुजरात पे इस समय शासन बघेल वंश का है। गुजरात पे इस समय किसका शासन है? बघेल वंश का शासन है। बघेल वंश का गुजरात पे इस समय किसका शासन चल रहा है? बघेल वंश का शासन चल रहा है। और ये इस समय जो शासक है बघेल वंश का वह रायकर्ण है, रायकर्ण बघेल। इस समय शासक रायकर्ण बघेल है। शासक कौन है? रायकर्ण बघेल है। और जब अलाउद्दीन खिलजी इस समय जब अभियान करता है यहाँ पे, तो यह रायकर्ण बघेल जो होता है ये परास्त होता है। तो दोस्तों इसको नोट करते चलिएगा हमारे साथ साथ, ताकि हम इसको मिटाते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, जिससे आसानी से आपको चीज़ें प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, तो इसके बाद अब यहाँ का शासन कौन है? रायकर्ण बघेल। और रायकर्ण बघेल पराजित होता है। और रायकर्ण बघेल जब पराजित हुआ तो यहाँ पे अब अधिकार किसका हो गया? यहाँ पे अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का। यहाँ का शासक जो था वह रायकर्ण बघेल था। यहाँ का शासक कौन था? रायकर्ण बघेल था। रायकर्ण बघेल था, पराजित हुआ। रायकर्ण बघेल पराजित हुआ। इसकी पत्नी का नाम जो था, इसकी पत्नी का नाम कमला देवी। इसकी पत्नी का नाम कमला देवी था और पुत्री का नाम देवल देई था। इसकी पुत्री का नाम क्या था? देवल देई था। और इन दोनों को गिरफ्तार कर, यानी कि कैद करके दिल्ली लाया जाता है। एक्चुअली में देखा जाए तो कमला देवी को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया जाता है, लेकिन देवल देई जो रहती है ये बच करके भाग जाती है, चली जाती है। लेकिन आगे चल करके जो है फिर यानी कि कमला देवी ने ही इसको जो है दिल्ली सल्तनत में बुलाया। और आगे चल करके जो है अलाउद्दीन खिलजी जो रहता है वह कमला देवी से विवाह कर लेता है। अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया और देवल देई से इसने अपने पुत्र खिज्र खां का विवाह करा दिया। अपने पुत्र खिज्र खां से विवाह करा दिया। खिज्र खां से विवाह करा दिया गया। अमीर खुसरो ने एक पुस्तक लिखा है, अमीर
खुसरो। अमीर खुसरो की एक पुस्तक है जिसका नाम है देवल देवी, देवल रानी और खिज्र खां। देवल देवी या देवल रानी और खिज्र खां या इसी को आसिका भी कहा जाता है। इसको किस नाम से और जाना जाता है? आसिका। इसमें जो है इनका पूरा विस्तृत वर्णन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो अमीर खुसरो के द्वारा। यह पुस्तक जो है, यह पुस्तक अमीर खुसरो की है। तो इस तरह से यहाँ पे बघेल वंश का शासन समाप्त हो जाता है और इस पे अलाउद्दीन खिलजी का इस पे अधिकार हो जाता है। और इसी अभियान के दौरान मलिक काफूर को गुजरात से ही खरीदा गया, जिसे हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है, जिसे हजार दिनारी के नाम से जाना गया। अब चूँकि यह अब किसके अधीन आ गया? गुजरात अब सल्तनत कालीन यानी कि दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। और दिल्ली सल्तनत के अधीन यह कब तक रहता है कि यानी कि लगभग बात है 1391 की। और इस समय जो दिल्ली सल्तनत पे शासन है वह तुगलक वंश का है। किसका शासन है? तुगलक वंश का शासन है। और जो शासन कर रहा है तुगलक वंश का शासक वह है नासरुद्दीन मुहम्मद शाह यहाँ पे शासन कर रहा है, जो 1390 से 94 तक रहता है। और 1391 में इसने क्या किया कि जफ़र खां को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। और इसी समय 1398 में ही तैमूर का आक्रमण हो जाता है। 1398 में ही तैमूर का आक्रमण हो जाता है। और तैमूर के आक्रमण से ही दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था फैल जाती है। इसका लाभ उठाकर के जफ़र खान ने 1407 और 8 के आसपास इसने मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर गुजरात की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इसने जो है 1407-8 में गुजरात की स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर और मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करके इसने अपने आप को दिल्ली सल्तनत से अलग कर लिया और एक नए प्रांत यानी कि गुजरात को स्वतंत्र राज्य के रूप में इसने स्थापित किया। और यह आगे चल कर के 1411 तक शासन करता है। 1407 से लेकर के 11 तक शासन करता है और आगे चल कर के
गुजरात पे जो अगला शासक नियुक्त होता है, अगला जो है सुल्तान जो नियुक्त होता है गुजरात का, वह है अगला गुजरात का सुल्तान जो नियुक्त हुआ वह अहमद शाह प्रथम, अहमद शाह प्रथम नियुक्त हुआ, जिसका गुजरात के इतिहास में एक महानतम स्थान प्राप्त है गुजरात के इतिहास में, जिसने गुजरात में ऐसे ऐसे कारनामे किए जो अभी तक गुजरात में कोई कार्य हुआ ही नहीं था। और अहमद शाह प्रथम को ही, जिसका टाइम पीरियड जो है अहमद शाह प्रथम लगभग 1411 से लेकर के 1443 तक शासन करता है। और यह पहला ऐसा शासक है गुजरात का जो गुजरात में जजिया कर लगाता है। अहमद शाह प्रथम ने ही गुजरात में जजिया कर लगाया। अहमद शाह प्रथम ही एक ऐसा शासक था जिसको गुजरात का वास्तविक संस्थापक, यानी कि गुजरात की स्थापना स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापना किसने की, तो स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापना जो करता है यह मुजफ्फर शाह, जफ़र खां यानी कि मुजफ्फर शाह करता है। जबकि गुजरात का वास्तविक रूप से संस्थापक जो है वो किसको कहा जाता है, तो गुजरात का वास्तविक संस्थापक जो है वह अहमद शाह प्रथम को ही कहा जाता है। तो आप लोग नोट कर लिए, फिर इसके बाद हम इरेज करके फिर आगे बढ़ते हैं। गुजरात का अगला जो शासक है वह अहमद शाह प्रथम। कौन शासक है गुजरात का, अहमद शाह प्रथम, अहमद शाह प्रथम। यह गुजरात का महानतम शासक है अहमद शाह प्रथम। और अहमद शाह प्रथम जो है यह 1411 से लेकर के 43 तक, 1411 से लेकर के 1443 तक यह शासन करता है अहमद शाह प्रथम। और इसके द्वारा अहमद शाह प्रथम को ही, अहमद शाह प्रथम को ही गुजरात के स्वतंत्र प्रांत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक, इसको ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और यह गुजरात में जजिया कर लगाने वाला, यानी कि इससे पहले गुजरात में कभी भी जजिया कर नहीं लगाया गया था। जजिया कर लगाने वाला, जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक था गुजरात का, प्रथम शासक था गुजरात का, प्रथम शासक गुजरात का था। यानी कि यह जो जजिया कर है यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक टैक्स था, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स था, जो उनके एवज़ में जो है उन्हें सुरक्षा देने की गारंटी जो है वो सुल्तान देता था कि अगर आप हमारे प्रांत में रहेंगे और आपको सुरक्षा प्रदान करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है तो उसके एवज़ में आपको जजिया कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुजरात में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था, तो गुजरात में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक वह अहमद शाह प्रथम के द्वारा ही जजिया कर लगाया जाता है। आसवल के निकट 1415 ईस्वी में, आसवल के निकट 1415 ईस्वी में इसने, आसवल के निकट 1415 ईस्वी में इसने, 1415 ईस्वी में इसने अहमदाबाद शहर की स्थापना की, अहमदाबाद शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी पाटन से राजधानी स्थानांतरित कर अहमदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। अहमदाबाद को अपनी राजधानी बनाया।
आसवन के निकट जो है इसने अहमदाबाद एक नया नगर की स्थापना किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अहमदाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो अहमदाबाद की स्थापना जो है वो अहमद शाह प्रथम के द्वारा की गई है। और जजिया कर भी पहली बार गुजरात में अहमद शाह प्रथम के द्वारा ही लगाया गया। जजिया कर भी अहमद शाह प्रथम के द्वारा ही गुजरात में लगाया गया। और यहाँ पे यह अहमद शाह प्रथम जो था यह धार्मिक रूप से असहिष्णु शासक था। यह धार्मिक रूप से असहिष्णु शासक था। यह धार्मिक रूप से असहिष्णु शासक था। असहिष्णु शासक था। इसको भी मूर्ति भंजक के रूप में ही जाना जाता है। इसको भी मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता है। मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता है। मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता है, जिसने गुजरात के सिद्धपुर नामक हिंदू मंदिर को तोड़ दिया था। जिसने गुजरात के सिद्धपुर मंदिर और सिद्धपुर मंदिर और अनेक हिंदू मंदिरों को और इसने अनेक हिंदू मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। और यह निरंतर लगातार अपने पूरे जीवन में यह निरंतर लगातार युद्ध करता रहा। यह निरंतर युद्ध करता रहा। इसने मालवा के हुसंग शाह को पराजित किया। इसने मालवा पर आक्रमण करके मालवा के शासक हुसंग शाह को इसने पराजित किया। मालवा के शासक हुसंग शाह को इसने पराजित किया। मालवा के शासक हुसंग शाह को इसने पराजित किया। मालवा के शासक हुसंग शाह को पराजित किया। इसने खानदेश पर आक्रमण किया। खानदेश को आक्रमण करके उस पर भी विजय प्राप्त की। और बहमनी पर भी इसने आक्रमण किया और लगातार जो है बहमनी पर आक्रमण करता रहा। और इस तरह से जो है यह लगातार इन क्षेत्रों में जो है यह आक्रमण करता रहा। यानी कि पूरे अपने जीवन भर जो है यह लगातार युद्ध में ही अपने आप को व्यस्त रखा और विजय भी प्राप्त की। इसीलिए जो है गुजरात के इतिहास में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है अहमद शाह प्रथम का। और अहमद शाह प्रथम ने यह कला और विद्वानों का भी संरक्षक था। इसने गुजरात में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया। गुजरात में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, गुजरात में जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो गुजरात में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण वो अहमद शाह प्रथम के द्वारा ही करवाया गया है। इसके बाद यह इस्लामी गुजराती और जैन यानी कि अनेक संस्कृतियों का समन्वय करके, गुजराती, इस्लामी और जैन संस्कृतियों का समन्वय करके संस्कृतियों का
समन्वय कर इसने अनेक मस्जिदों का निर्माण करवाया, अनेक मस्जिद बनवाए, अनेक मदरसे बनवाए, अनेक मस्जिद बनवाए, मदरसे बनवाए और अनेक खानकाहों का निर्माण करवाया, अनेक जो है मस्जिद बनवाए, मदरसे बनवाए और अनेक खानकाहों का भी निर्माण इसने किया। तो यह जो है यानी कि स्थापत्य कला का भी यह महान संरक्षक था। स्थापत्य कला में भी इसकी विशेष रुचि थी और यहाँ तक कि इसी के समय मिस्र का एक प्रसिद्ध विद्वान जिसका नाम है बदरुद्दीन दमामिनी, जिसका नाम क्या है? बदरुद्दीन दमामिनी जो मिस्र का एक प्रसिद्ध विद्वान था। इसके समय उसने गुजरात की यात्रा की और उसने एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट दिया कि अहमद शाह प्रथम जो है यह सुल्तानों में विद्वान, यह है गुजरात का ऐसा शासक है जो सुल्तानों में विद्वान एवं विद्वानों का सुल्तान है। यह जो है स्टेटमेंट बहुत फेमस है, यह स्टेटमेंट बहुत प्रचलित है, प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। तो यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? यह स्टेटमेंट बदरुद्दीन दमामिनी के द्वारा दिया गया है कि अहमद शाह प्रथम यह सुल्तानों में विद्वान तथा विद्वानों का सुल्तान है, यह स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। यह जो है स्टेटमेंट किसने दिया है? तो बदरुद्दीन दमामिनी ने दिया है, अहमद शाह प्रथम के परिप्रेक्ष्य में दिया है। उसने कहा है कि यह सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों का सुल्तान है। यह बात किसने कही है? तो बदरुद्दीन दमामिनी ने कही है। इसके बाद आगे चल कर के 1743 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे चल के 1743 में इसकी 1443 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इसका अगला उत्तराधिकारी जो होता है वो इसका पुत्र होता है। इसका पुत्र जो है वह गयासुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से वह सिंहासन पर बैठता है। अगला सुल्तान गुजरात का गयासुद्दीन मोहम्मद शाह अगला सुल्तान बनता है जो अहमद शाह प्रथम का पुत्र था। अहमद शाह प्रथम का पुत्र था। यह अपने पिता की भांति बिल्कुल जो है नहीं था, यानी कि यह क्या था? एक अयोग्य सिद्ध हुआ। यह अयोग्य सिद्ध हुआ यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की ना तो सैनिक क्षमता थी, ना तो इसमें लीडरशिप यानी कि नेतृत्व करने की क्षमता थी। यानी कि यह हर क्षेत्र में जो है अपने पिता की भांति किसी भी क्षेत्र में यह नेतृत्व नहीं कर सका और विफल साबित हुआ। कारण कि यानी कि यह एक अयोग्य जो है सिद्ध हुआ। यह सैनिक प्रतिभा में निपुण था, लेकिन कैसा था? यह अयोग्य था और यह अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का। यह कैसा था? अत्यंत विलासी और कामुक प्रवृत्ति का था। अत्यंत विलासी और कामुक तथा उदार था। अत्यंत विलासी
कामुक तथा उदार था। यानी कि अहमद शाह प्रथम जो था वो जितना ही कट्टरवादी था, ये उसका जस्ट अपोजिट हुआ। यह कैसा था? तो यह उदार था। लेकिन इसमें विलासिता की जो है, यह जो है विलासी प्रवृत्ति का था और इसमें कामुकता थी। इसके अंतर्गत क्या थी? कामुकता थी। और इसे ज़बरबख्श के, यानी कि इसने जो है ज़बरबख्श की उपाधि धारण की थी। ज़बरबख्श, यह जो है इसने ज़बरबख्श की उपाधि धारण की थी, जिसे कहा जाता है स्वर्ण दान देने वाला। अर्थात ज़बरबख्श का मतलब अर्थात स्वर्ण दान देने वाला, अर्थात स्वर्ण दान देने वाला। ज़बरबख्श का मतलब है कि स्वर्ण दान देने वाला, स्वर्ण दान देने वाला। और यह मृदुल स्वभाव, इसका स्वभाव कैसा था? इसका स्वभाव जो था वह मृदुल था। इसका स्वभाव मृदुल था। इसका स्वभाव मृदुल था, जिसके कारण इसने जिसके कारण इसे करीम या दयालु की उपाधि धारण की थी। जिसके कारण इसने जो है, इसका स्वभाव कैसा था? मृदुल था, जिसके कारण करीम या दयालु, जिसके कारण इसने करीम या दयालु की उपाधि धारण की थी। दयालु की उपाधि धारण की थी। इसके बाद और भी आगे चल कर के कई गुजरात के शासक आगे चल कर नियुक्त होते हैं, लेकिन उनकी जो है कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहती है। आगे चल कर के जो अगला गुजरात का सबसे महानतम, गुजरात के इतिहास में जो है सबसे महानतम सुल्तान है, वह है महमूद बेगड़ा। जिसका नाम क्या है? महमूद बेगड़ा। यह एक आश्चर्यजनक सुल्तान है, जिसकी ऐसी खूबी आप सुनेंगे इसके बारे में कि आपको वास्तव में जैसा नाम है इसका बेगड़ा, वैसा काम भी है इसका बेगड़ा। लेकिन यह गुजरात के शासकों में, सुल्तानों में महानतम सुल्तान है। और इसने लगभग गुजरात पर लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, सबसे लंबा। यानी कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50 वर्ष जैसे लंबा कार्यकाल बिताना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इस मिटाते हैं। फिर अगला सुल्तान जो है गुजरात का, वह है महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा यह गुजरात के सिंहासन पर बैठता है 1459 में। 1459 से लेकर के 1511 तक, 1459 से लेकर के 1511 तक यह सिंहासन पर रहता है महमूद बेगड़ा। और इसकी बेगड़ा जो है इसकी एक उपाधि है। बेगड़ा इसकी कैसी है, क्या है? बेगड़ा एक उपाधि है। और यह गुजरात का महानतम शासक है। यह गुजरात का एक महानतम शासक है। यह गुजरात का महानतम शासक है। महमूद बेगड़ा को गुजरात के इतिहास में महानतम शासक कहा जाता है। और यह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही, लगभग 11 वर्ष की आयु में ही यह गुजरात के सिंहासन पर बैठा था, महमूद बेगड़ा। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल से एक अलग वीडियो बनाया हुआ है महमूद बेगड़ा के बारे में, उसको आप देखिएगा डिटेल से। और यहाँ भी जनरल चीज़ें यहाँ पे भी बता दी जाएंगी, बता दे रहे हैं। महमूद बेगड़ा इसने महमूद बेगड़ा ने चंपानेर और गिरनार, महमूद बेगड़ा ने चंपानेर और गिरनार 2 महत्वपूर्ण किलों को जीता था। 2 महत्वपूर्ण किलों को जीता था, जिसकी वजह से इसे बेगड़ा की उपाधि मिली थी। जिसकी वजह से इसे कौन सी उपाधि मिली थी? जिसकी वजह से इसे बेगड़ा की उपाधि मिली थी। इसीलिए जो है इसको महमूद बेगड़ा कहा जाता है। महमूद बेगड़ा जो है यह सल्तनत कालीन, यानी कि इस समय ये जो टाइम पीरियड है महमूद बेगड़ा का, इसमें दिल्ली सल्तनत में
लोदी वंश का शासन चल रहा है और लोदी वंश का जो शासक है वह सिकंदर लोदी है। और सिकंदर लोदी जो था सल्तनतकालीन शासक, सल्तनतकालीन सुल्तान सिकंदर लोदी इसका समकालीन और मित्र था और इसने पहली बार गुजरात को नजराना भेंट किया था। और तो इसके समकालीन शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का? सुल्तान कौन था? तो वह सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी इसका समकालीन भी था और इसका मित्र भी था। आगे चल के इसने जो है गिरनार और चंपानेर इन दो महत्वपूर्ण किलों को जीता था, जिसकी वजह से इसे बेगड़ा की उपाधि मिली थी। जिसकी वजह से इसे कौन सी उपाधि मिली थी? बेगड़ा की उपाधि मिली थी। और आगे चल करके इसने इसी का नाम चंपा, यानी कि इसने जो है दो नए नगर की स्थापना करता है, जिसको मुस्तफ़ाबाद और मुहम्मदाबाद। चंपानेर का नाम बदल करके जो है इसने क्या किया उसे, और इसी चंपानेर के निकट ही इसने जो है एक बाग लगवाया था जिसे बाग ए फिरदौस कहा जाता है। जिसे किस नाम से जानते हैं? बाग ए फिरदौस, जिसे बाग ए फिरदौस के नाम से जाना जाता है। बाग ए फिरदौस या स्वर्गिक उपवन, बाग ए फिरदौस या इसे स्वर्गिक उपवन के नाम से जानते हैं। तो इसको किसने लगवाया था? तो महमूद शाह बेगड़ा ने ही लगवाया था। और इसका दरबारी कवि यह स्वयं विद्वानों का संरक्षक था। यह पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन विद्वानों की संगति में रहते हुए इसे काफ़ी जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो इसका दरबारी कवि जो था वह उदयराज था। इसका दरबारी कवि कौन था? उदयराज था, जिसने महमूद चरित की रचना की थी। जिसने किस काव्य की रचना की थी? जिसने महमूद चरित नामक काव्य की रचना की थी। जिसने महमूद चरित नामक काव्य की रचना की थी। और यह काव्य यानी कि यह रचना किसकी है? तो यह रचना जो है वह इसने जो है जूनागढ़ की भी विजय की थी। जूनागढ़ की विजय भी इसने की थी। और चंपानेर के निकट इसने मुहम्मदाबाद नामक नया नगर बसाया था। और गिरनार के निकट इसने जो है गिरनार के निकट इसने कौन सा नगर बसाया था? तो मुस्तफ़ाबाद। और आगे चल करके इसने मुस्तफ़ाबाद को ही अपनी राजधानी बनाया था। तो इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? इसने अपनी राजधानी जो है मुस्तफ़ाबाद, यानी कि मुस्तफ़ाबाद को ही इसने अपनी राजधानी बनाया। मुस्तफ़ाबाद को ही इसने अपनी राजधानी बनाया। आगे चल करके इसने द्वारका अभियान भी किया, यानी इसने द्वारका की भी विजय की। द्वारका विजय की कारण ये था कि यहाँ से जो हज यात्री जाते थे वो, यानी कि इन्हें जो है यहाँ पे समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिया जाता था।
लूट लिया जाता था। इसकी वजह से इसने यहाँ पे द्वारका का अभियान किया और द्वारका को विजित कर लिया और इसने पुर्तगालियों को भी पराजित किया था। इसने जो है पुर्तगालियों को भी इसने पराजित किया था। मिस्र के सुल्तान के बेड़े के सहयोग से इसने जो है संयुक्त बेड़ा बनाया था। मिस्र के सुल्तान का सहयोग प्राप्त कर, मिस्र के सुल्तान का सहयोग प्राप्त कर जो है इसने एक समुद्री बेड़ा तैयार किया था, जिसकी वजह से ये पुर्तगालियों को पराजित किया था। लेकिन बाद में जो ये परास्त भी हो जाता है, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि यह इसको पेटू के नाम से भी जाना जाता है। कारण ये इतना ज़्यादा खाना खाता था जिसकी कोई सीमा नहीं, यानी कि एक आम इंसान जो इतना खाना नहीं खा सकता है इसके बारे में। यानी कि ये लगभग एक टाइम जो है 35 से 37 किलो तक का भोजन जो है ये खा जाता था, और नाश्ते में अलग से जो है 160-65 केले खा जाता था। ऊपर से जो है इसको 2-3 किलो मीठा भी चाहता था। यानी कि कुछ इस तरह से अजीब था, यह अजीब था। और तो और सबसे बड़े मज़े की बात ये है कि यदि बारबोसा और बार्थोमा, दो विद्वान हैं, बारबोसा और बार्थोमा, बारबोसा और बारबोसा और बार्थोमा ने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया है कि यह जो था ऐसा सुल्तान था कि यानी कि इसको बचपन से ही इसको जो है विष दिया गया था। इसको विष पुरुष भी कहा जाता था। यानी कि यदि इसके जो है शरीर पर कोई मक्खी बैठ जाती थी तो वह तुरंत फूल करके मर जाती थी। और इसकी मूँछें इतनी बड़ी थी, इसकी मूँछें जो है इतनी विशाल थी, इतनी बड़ी थी कि इसको ले जा कर के ये पीछे से बांधता था, यानी कि सर के पीछे ले जा के बांधता था। ये थोड़ा सा अचरज वाली बात है कि नहीं है? तो यह जो है विष पुरुष भी था, यदि शरीर पर कोई मक्खी बैठ जाए, यदि शरीर पर कोई मक्खी बैठ जाए तो तुरंत फूल कर मर जाती थी। तुरंत यह फूल करके मर जाती थी। और मूँछें इतनी लंबी थी कि सर के पीछे ले जाकर बांधता था। मूँछें इतनी लंबी थी कि उनको सर के पीछे ले जा कर के बांधता था। तो है ना ये थोड़ा सा अचरज वाली बात। और यह एट लास्ट में लगभग यह 50 वर्षों तक शासन इसके द्वारा किया जाता है। 50 वर्षों तक यह शासन किया, 50 वर्षों तक इसने शासन किया। एट लास्ट में जो है 1511 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1511 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और अगला जो गुजरात का महानतम शासक है, जिसके समय में गुजरात में सर्वाधिक विकास हुआ, यानी कि गुजरात जो है अपने स्वर्णिम काल के चरमोत्कर्ष पे था, वह गुजरात का जो शासक है वह बहादुर शाह है। गुजरात का शासक कौन है? बहादुर शाह। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग गुजरात के शासक बहादुर शाह के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और बहादुर शाह जो है वह 1526 ईस्वी में जो है गुजरात के सिंहासन पर बैठता है। और 1526 से लेकर के 1537 तक वह गुजरात के सिंहासन पर शासन करता है। आगे चल कर के जो है हुमायूं के द्वारा पराजित किया जाता है और पुर्तगालियों ने धोखे से उसकी हत्या कर दिया, उसका वध कर दिया और हत्या कर उसको जो है अरब सागर में उसकी लाश को फेंक दिया। ठीक है, तो ये नोट हो गया।
बहादुर शाह। अगला शासक गुजरात का कौन है? बहादुर शाह। बहादुर शाह, बहादुर शाह। और यह 1526 से लेकर के 1537 तक, 1526 से लेकर के 1537 तक का जो कार्यकाल है वो किसका है? वह बहादुर शाह प्रथम का है, यानी कि बहादुर शाह का है। बहादुर शाह जो गुजरात का शासक है, गुजरात का सुल्तान है। और बहादुर शाह इसके समय में गुजरात का महानतम और गुजरात का महानतम और महत्वाकांक्षी सुल्तान था। महानतम और महत्वाकांक्षी सुल्तान था, जिसने जो है 1526 ईस्वी में यह गुजरात के सिंहासन पर बैठा। और इसने 1526 में गुजरात के सिंहासन पर बैठा और इसने कई अपने समकालीन, यह महत्वाकांक्षी सुल्तान था। और इसका सबसे प्रबल शत्रु जो था, सबसे प्रबल शत्रु जो था वह मुग़ल बादशाह हुमायूं था। मुग़ल बादशाह हुमायूं था। इसकी शक्ति को रोकने के लिए, इसके विस्तार को रोकने के लिए हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला था। और जब बाबर पानीपत का युद्ध लड़ रहा था, तो उस पानीपत युद्ध के दौरान यह वहाँ मौजूद था। कारण यह गुजरात छोड़ करके चला गया था, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो इतना षड्यंत्र रचा जा रहा था। यह गुजरात छोड़ करके इसलिए चला गया क्योंकि अगर ये गुजरात छोड़ कर नहीं जाता तो इसकी हत्या हो जाती। और यह जो है गुजरात छोड़ करके गया और कई लोगों से इसने जो है सहायता मांगी और फलस्वरूप वापस आकर के जो है ये गुजरात के सिंहासन पर अधिकार कर लेता है। और गुजरात के सिंहासन पर अधिकार करके इसने जो है, और यहाँ से ये अपना विजय अभियान प्रारंभ करता है। इसने क्या किया? विजय अभियान प्रारंभ किया और उस सिलसिले में इसने आसपास के सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इसने सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। यहाँ तक कि इसने मेवाड़ पर भी अधिकार कर लिया। मेवाड़ पर भी इसने अधिकार किया। और तत्कालीन समय यहाँ मेवाड़ की जो रानी थी वह राजमाता कर्णावती थी, जिन्होंने मुग़ल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। आगे चल करके जो है यह, चूँकि महत्वाकांक्षी तो था ही और यह लगातार जो है विजय करता जा रहा था। आगे चल करके इसने क्या किया कि दीव पर भी अधिकार कर लिया। और यह दीव जो था यह पुर्तगालियों के अधिकार में था। और पुर्तगाली गवर्नर जो इस समय था वह नीनो डी कून्हा था। पुर्तगाली गवर्नर कौन था? नीनो डी कून्हा। पुर्तगाली गवर्नर इस समय नीनो डी कून्हा था। और यह
दीव पर अधिकार कर लिया। और दीव पर अधिकार करके इसने क्या किया कि यहाँ पे पुर्तगालियों से इसने जो है युद्ध हर जाने के रूप में भी वसूला। युद्ध हर जाने के रूप में भी वसूला। युद्ध हर जाने के रूप में पैसा वसूला। युद्ध हर जाने के रूप में भी इसने पैसा वसूला। और इसका समकालीन शासक जो था वह मालवा का खिलजी था। मालवा का खिलजी, महमूद खिलजी, मालवा का महमूद खिलजी था। महमूद खिलजी, मालवा का महमूद खिलजी था। इसको भी इसने पराजित किया। इसको भी इसने पराजित किया। थोड़ा सा गलती इसने कर दिया। गलती ये कर दिया कि इसने जो है हुमायूं से शत्रुता मोल ले ली। और हुमायूं से शत्रुता मोल ले ली कारण ये था कि तभी इसे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन एक इसका वफादार था रूमी खां। उसको कोई विशेष लाभ न देने के कारण यह जो है हुमायूं से जा मिला। और जब हुमायूं से जा कर के मिल गया तो फलस्वरूप ऑलरेडी जो है मुग़ल तो मजबूत थे ही, यानी हुमायूं मजबूत था ही, हुमायूं और मजबूत हो गया। और हुमायूं आक्रमण करते हुए यह पहुंच गया यहाँ तक कि इसने अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया। अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया। और जो है यहाँ पे चूँकि जब इसने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो वो ऑलरेडी जो है उधर से वो दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली की तरफ से वो ऑलरेडी जो है वह विजित करता हुआ आ रहा था। और यहाँ तक कि उसने जो राशन पानी था, यानी गुजरात को जो राशन वगैरह सप्लाई होता था, उसने बंद करवा दिया। और जब गुजरात को राशन पानी सब सप्लाई करवा दिया तो यहाँ पे इसके सेना में जो है खलबली मच गई। और जब यह विजित करता हुआ, फतह करता हुआ जब यहाँ तक पहुँचा गुजरात तक, तो मजबूरन जो है बहादुर शाह को गुजरात छोड़ कर के भागना पड़ा। और यह दीव में जाकर के शरण लिया। और दीव में शरण लेकर के यानी अपने पुर्तगाली शत्रुओं से ही इसने हाथ मिला लिया। और पुर्तगाली शत्रुओं से हाथ मिला करके इन्हें दीव पर यानी कि किलेबंदी करने का अधिकार दे दिया। दीव में ही इसने क्या किया, किलेबंदी करने का जो है अधिकार प्रदान कर दिया। और चूँकि इस समय किलेबंदी करने का जब अधिकार प्रदान कर दिया, दीव में जाकर शरण लिया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और पुर्तगालियों को किलेबंदी का अधिकार प्रदान कर दिया। पुर्तगालियों को किलेबंदी का अधिकार प्रदान किया। और फलस्वरूप जो है यहाँ पे चूँकि हुमायूं जो है वह गुजरात पे तो अधिकार कर लिया था, लेकिन कारण ये था कि उधर हुमायूं का प्रबल शत्रु जो था वह शेर खां यानी कि शेर शाह सूरी था। और मजबूरन जो है उसे उत्तर भारत, चूँकि उत्तर भारत से यह काफ़ी दूर आ गया था, गुजरात में आ गया था, यानी गुजरात यहाँ पे ऑलरेडी है और दिल्ली जो है यहाँ पे है, और यहाँ से यहाँ यानी कि यह काफ़ी दूर आ गया था। और मजबूरन होकर के इसे जो है गुजरात को छोड़ना पड़ा और छोड़ करके वापस जाना पड़ा। और फिर से बहादुर शाह फिर से जो है वापस आता है, अपनी
अपनी स्थिति को मजबूत करता है और फिर से अपनी सेना को जो है संगठित किया। वापस आया, सेना को संगठित किया और पुनः जो है अपने साम्राज्य विस्तार में लग गया। और हुमायूं के द्वारा पराजित हुआ। और हुमायूं के द्वारा ये पराजित तो हुआ और हुमायूं के द्वारा पराजित होने के बाद यह जो है पुर्तगालियों के धोखे का शिकार हो गया। पुर्तगालियों ने इसे मिलने के बहाने एक नाव में बुलाया। और नाव में बुलाकर उन्होंने विश्वासघात किया और इसकी हत्या कर दिया। इस तरह से यह मारा गया और इसकी लाश को अरब सागर में फेंक दिया गया। कहाँ फेंक दिया गया? अरब सागर में फेंक दिया गया। और इस तरह से यह इसकी कहानी, बहादुर शाह की कहानी समाप्त होती है। और आगे चल करके जो है अकबर के द्वारा 1572 ईस्वी में अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। आगे चल कर के अकबर ने गुजरात को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। तो यहीं पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है मित्रों। अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।